students, how are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 8, which is about microbes word. See, students, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या? आप लोग अपने अराउंड इतने सारे लिविंग क्रिएचर्स को देखते हो, इतने सारे लिविंग थिंग्स को देखते हो, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और एनिमल्स करके आपके पास हर एक कैटेगरी है, कुछ आपके छोटे हैं, कुछ आपके बड़े हैं, कुछ आपके स्मॉल, वेरी स्मॉल है। तो अब उन्हीं वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग्स के बारे में हमें पढ़ना है जो हमको अपनी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। So students, we mean to say that the organisms which cannot be seen with the naked eyes, they can only be seen through a microscope. वो ऑर्गेनिज्म जो आपको अपनी नेकेड आई से नहीं विजिबल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से विजिबल होंगे। Such organisms are known as microorganisms or microbes. Okay? ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं। So now, the science which deals with the study of microorganisms is known as microbiology. अब साइंस की वो ब्रांच जो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करती है इन वेरी डिटेल्ड मैनर, उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ओके, साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज microorganisms show great diversity and have enormous potential on humans in many ways. They grow and multiply rapidly under suitable condition. See, microorganisms बहुत ही diverse nature के होते हैं और इनका इफेक्ट किसी एक ह्यूमन लाइफ पे बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि अगर इनको जैसे ही सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, इनका जो नंबर है वो काफी जल्दी ग्रो होने लगता है। ओके, दे आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली to make a huge range of chemical. बहुत सारे chemicals, वो भी different variety के बनाने के लिए microorganisms से यूज किया जाता है। It is this versatility which makes them so useful. क्योंकि ये इतने versatile होते हैं, इसी की वजह से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ठीक है, चल। These entire microorganisms share some common features. सी वैसे तो microorganism बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन सभी microorganisms में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे डेवलप एंड फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। जब इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है, यानी कि इनकी कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, तब ये अपने अराउंड क्या बना देते हैं, एक हार्ड आउटर कवरिंग बना लेते हैं, जिसका नाम होता है सिस्ट। दे कैन आल्सो सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ड्राइनेस। और ये जब एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव करने की एबिलिटी इनके पास होती है, यानी कि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, काफी कम हो, ड्राइनेस हो, स्टिल दे कैन सर्वाइव इजीली। ओके, तो ये कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमको विजिबल होते हैं। नाउ वी कम टू हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट, यानी कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव करते हैं, क्या कंडीशंस होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वो पढ़ते हैं। See, microorganisms are hardy and can be found in virtually every habitat present in nature, such as air, water, soil, over your body. See, अभी बताया क्योंकि ये क्या करते हैं, वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस से भी, वो भी जो आपकी अनफेवरेबल होती है, उसमें ये क्या कर लेते हैं, अपने आउटर एक हार्ड कवरिंग बना ले, जिसका नाम सिस्ट होता है। और वही सिस्ट होती है जिनको हर तरीके के एनवायरनमेंट में, हर तरीके के कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। और ये इसीलिए आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगी, एयर, वाटर, सॉइल, इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी। ओके, दे आर इवन फाउंड इन होस्टाइल एनवायरनमेंट सच एज द पोल, डेजर्ट, रॉक्स एंड डीप सी। ठीक है, जो बहुत ही क्या होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि यानी कि पोलर रीजन में, डेजर्ट में, रॉक, डीप सी, वहां पे आपको मिल जाएंगे। Some types of microorganisms have adapted to the extreme condition and sustained colonies. Such organisms are called एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, वहीं पे अपना एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को आप बोलते हो क्या, कॉलोनीज बोलते हो, यानी कि ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कॉलोनी। ठीक है, वहां पे आसानी से अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हो एक्सट्रीमोफाइल्स। ओके, some extremophile have been known to survive for a prolonged time in vacuum and some are unusually resistant to radiation.
अब कुछ आपके एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपके काफी लंबे समय तक वैक्यूम में भी रह सकते हैं, ठीक है। और कुछ आपके क्या होता है अनयूजुअली रेजिस्टेंट रेडिएशन, यानी कि ये रेडिएशन को भी क्या कर देता है, रेजिस्ट करने की इनकी एबिलिटी इनके पास होती है। Many types of microorganisms have intimate symbiotic relationship with other larger organism. बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका क्या इंटीमेट यानी कि काफी गहरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बड़े ऑर्गेनिजम्स के साथ. Some of them are mutually for beneficial while others some can be damaging the host organism like parasitism. ठीक है, अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि काफी यूजफुल भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर सकता है किसी होस्ट की बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं. वो होता है पैरासाइट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? सो बेसिकली देयर आर 5 मेजर ग्रुप. ठीक है, 5 मेजर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. नंबर 1 होता है बैक्टीरिया, ठीक है, और सिंगुलर नाउन उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बैक्टीरियम. ठीक, फिर होता है एल्गे, इसका सिंगुलर नाउन है एल्गा. फिर है फंगी, जिसको आप सिंगुलर में बोलते हैं फंगस. प्रोटोजोआ, सिंगुलर में बोला जाता है प्रोटोजोन. एंड फिफ्थ इज वायरसेस, सिंगुलर में बोला जाएगा वायरस. ठीक है, तो ये आपके 5 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में. बैक्टीरिया सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि काफी सिंपल इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि आप माइक्रोस्कोप के ऐसे ही देख सकते हो. और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल इनके अंदर होता है. दे आर ऑफन कॉकस, यानी कि स्फेरिकल और रॉड शेप. कैसे होते हैं ये आपके स्फेरिकल या रॉड शेप के मिल जाएंगे, या तो इस तरीके की मिलेंगे, देखो आप कॉकस शेप भी बोलते हो, या फिर इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है. द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1.25 मिलीमीटर इन डायमीटर. ठीक है, क्योंकि अगर इनका क्या होता है साइज जो होता है या फिर वो शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, तो इनका साइज कैसे डायमीटर के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा. तो कितना होता है एवरेज साइज इनका बैक्टीरिया का? एवरेज 1.25 millimeter. Okay, the smallest is the rod shaped bacteria and the largest is the spiral shaped bacteria. सबसे छोटा कौन सा होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. They play an important role in the cycling of nucleus in the environment, such as fixation of nitrogen from atmosphere. ठीक है, एनवायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स की साइकिल को बैलेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है. सरकार की काफी यूजफुल होते हैं ये बैक्टीरिया. जैसे कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है, हमने पढ़ा भी है. ठीक है, वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बैलेंस को मेंटेन कर रखता है. दे आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं as they are the causative agents of many infectious diseases like cholera, tuberculosis, etc. क्योंकि ये काफी infectious या death causing diseases के लिए responsible होते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस. ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है या फिर होती है. ओके, नाउ दे आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप. 3 डिफरेंट शेप पे आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे. पहला है बैसिली या रॉड शेप बैक्टीरिया लाइक सीडोमोनास एंड लैक्टोबैसिलस. ठीक है, अब बैसिली क्या है? आपके रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि आपको एक रॉड शेप बैक्टीरिया में मिलते हैं. एग्जांपल आपको दिया है सीडोमोनास एंड लैक्टोबैसिलस, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं. फिर कॉकी या स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया लाइक सार्किना एंड स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, फिर कॉकी होती है आपकी स्फेरिकल शेप, इस तरीके से गोल वाली शेप जो होती है. ऐसे भी आपके बैक्टीरिया की शेप होती है. एग्जांपल जैसे कि सार्किना बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, इनकी रॉड शेप होती है, सॉरी स्फेरिकल शेप होती है. फिर आते हैं स्पाइरला, आ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया लाइक ट्रेप्टोनेमा एंड विब्रियो. ठीक है, अब स्पाइरल शेप के भी आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे जैसे स्पाइरल होता है ना गोल गोल, इस तरीके के शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं. एग्जांपल आपको दिया है ट्रेप्टोनेमा एंड विब्रियो. नाउ वी कम टू हार्मफुल बैक्टीरिया. कुछ आपके पास हार्मफुल बैक्टीरिया है, यानी कि वो आपको हार्म कर सकते हैं. सी some bacteria cause diseases like tetanus, typhoid fever, pneumonia, syphilis, cholera, tuberculosis, etc. सी स्टूडेंट्स, कितने भयंकर बीमारियां आपको बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है, जैसे कि टेटनस, टाइफाइड फीवर, ठीक है, और आपका निमोनिया, साइफिलिस, कॉलरा, ये सब. Some bacterial infections can spread throughout the body of the host and become systematic. ठीक है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी क्या हो सकते हैं आपको इसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं, यानी कि जिसकी भी बॉडी पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा पूरी की पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाता है. एंथ्रेक्स इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड कैटल. एंथ्रेक्स में एक डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ह्यूमंस से भी हो सकती है, और कैटल यानी कि आपके जो एनिमल्स होते हैं काव, बफलो लाइक, इनमें भी हो सकती है. इन प्लांट्स बैक्टीरिया कॉज लीफ स्पॉट,
प्लांट्स में भी बैक्टीरिया स्टूडेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि लीफ में स्पॉट हो जाएंगे इस तरीके से, देखो ये रहा, ठीक है। फायर ब्लाइट, इस तरीके से फायर ब्लाइट हो सकता है, विंड्स हो सकता है इस तरीके के। द मोड ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड्स कॉन्टैक्ट विद एयर, फूड, वाटर और इंसेक्ट। तो ये इन्फेक्शन हमको बैक्टीरिया के थ्रू कैसे हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है? सी स्टूडेंट, अगर आप एयर, फूड, वाटर ये सब के थ्रू आप कांटेक्ट में आते हो तो हो सकता है आपको कोई बैक्टीरिया का ट्रांसफर हो जाए और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। नाउ वी कम टू यूजफुल बैक्टीरिया। अब यूजफुल बैक्टीरिया कौन से हैं? सम बैक्टीरिया आर फाउंड एज सिम्बायोटिक इन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं किसके साथ? ह्यूमन बींग्स के साथ या बाकी कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ। एग्जाम्पल गिवन है, द प्रेजेंस ऑफ गट फ्लोरा इन द लार्ज इंटेस्टाइन कैन हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रोब। सी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूडेंट क्या होता है, एक गट फ्लोरा नाम का माइक्रोब या फिर बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, छोटे छोटे हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ होने का जो पोटेंशियल होता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है उनकी ग्रोथ होने से। सम बैक्टीरिया आर इवन हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग विटामिन के इनसाइड द बॉडी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में विटामिन के प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर उसके बाद बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोलियम आर ऑफन यूज्ड टू क्लीन अप ऑयल स्पिल। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। बैक्टीरिया ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट एंड मोल्ड्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड सच एज चीज, पिकल, सोया सॉस, विनेगर, वाइन एंड कर्ड व्हिच इज योगर्ट। अब कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो ईस्ट या फिर आपके मोल्ड्स के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करने के बाद फूड को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। और फर्मेंट करने के बाद क्या होता है, आपको वो फूड स्पॉन्जी हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन आपने सुना होगा। तो उसके बाद क्या, आप बहुत सारे फूड प्रोडक्ट बना सकते हो इन बैक्टीरिया की हेल्प से, जैसे कि चीज, पिकल, सोया सॉस, विनेगर, वाइन, ये सब। ठीक है, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक बैक्टीरिया कैन बी बायो इंजीनियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स सच एज इंसुलिन। और बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज करके आप क्या बना सकते हो स्टूडेंट्स, कुछ आपके थेरापेटिक ड्रग्स भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जिसको बाद में कुछ डायबिटीज स्पेशलिस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एल्गी। दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल। ये भी क्या है, प्लांट की जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल होते हैं, जिनके पास सेल वॉल होती है, क्लोरोफिल भी होता है इनके सेल में। ठीक है, चलो। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर फाउंड इन वेट एंड मॉइस्ट स्पेसेस। कहाँ मिलेंगे? वेट एंड मॉइस्ट स्पेसेस, यानी कि जहाँ पे नमी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, भाप पे मिलेंगे। दे आर फाउंड इन द बार्क ऑफ ट्रीज। ट्रीज की बार्क पर भी मिल सकते हैं, और द साइड ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक के साइड में, रॉक सरफेसेस, स्नो एंड हॉट वाटर स्प्रिंग, कहीं भी आपको ये मिल जाते हैं। The size of algae varies from 1 micron to several meters in length. ठीक है, अब एल्गी का जो साइज होता है स्टूडेंट, वो क्या 1 माइक्रोन से लेकर क्या काफी बड़े बड़े, यानी कि काफी लेंथ में, 1 माइक्रोन काफी छोटा हो गया, और काफी ऐसे एल्गी होते हैं जो काफी बड़े भी होते हैं, यानी कि मीटर्स में भी आप इनकी लेंथ मेजर कर सकते हो। दे में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। Chlamydomonas and diatoms are unicellular algae, while Spirogyra and Oscillodora are मल्टीसेलुलर एल्गी। ठीक है, देखो अब आपको यूनिसेलुलर एल्गी के भी एग्जांपल गिवन है, जैसे कि क्लैमिडोमोनास एंड डायटम्स। ठीक है, और मल्टीसेलुलर एल्गी के भी एग्जांपल गिवन है, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा एंड ऑसिलेटोरिया। ठीक है, अब हार्मफुल एल्गी क्या होता है? एल्गी ग्रोइंग इन लेक्स एंड पॉन्ड्स हैव बिगन टू ग्रो रैपिडली, कैन किल अदर लिविंग बीइंग इन वाटर। ठीक है, लेक्स या पॉन्ड्स के अराउंड जो एल्गी हो जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वही उस वाटर बॉडी में रहने वाले बाकी ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। They grow very fast if fertilizers from nearby fields are carried to the water reservoir by rain water. अगर क्या होता है, जो आप लोग फर्टिलाइजर यूज करते हो फील्ड वगैरह में, ठीक है, वो फर्टिलाइजर्स आपके क्या, आप अगर रेन वाटर के साथ बहकर किधर चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, चल। यूजफुल एल्गी क्या है? सम सीवीड इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। कुछ सीवीड होता है, ये भी एक तरीके का एल्गी है, ये एक सोर्स ऑफ फूड है, स्पेशली कहाँ, चाइना और जापान में, यहाँ पे खाया जाता है। सम रेड एल्गी ईल, अगार अगार इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
कुछ रेड एल्गी भी होते हैं, जैसे कि अगर अगर ये कहाँ लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू थिकर फूड लाइक जेलीज, पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा। और कुछ फूड आइटम्स की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए भी आप एल्गी का यूज करते हो, जैसे कि जेली, पुडिंग, आइसक्रीम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। एल्गी फॉर्म एन इम्पोर्टेंट फूड फॉर फिश एंड वेरियस एक्वेटिक एनिमल। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल और फिशेस का एक इम्पोर्टेंट फूड भी होता है आपके एल्गी। कुछ कैसे यूज किया जाता है, कैटल फीड, या देखिए कैटल के फीड के लिए, कैटल के खाने के लिए भी कुछ एल्गीज का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी आर मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम, आयोडीन एंड पोटेशियम। ये आपको आएगी बहुत डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे। एक ब्राउन एल्गी भी होता है जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम का। केल्प लार्ज ब्राउन एल्गी आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। एक केल्प नाम का ब्राउन एल्गी होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आयोडीन का। शेल्स ऑफ डायटम्स आर रिच इन सिलिका। डायटम भी आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक एल्गी बताया था। इनके जो शेल्स होते हैं वो सिलिका में काफी रिच होते हैं। और कहाँ यूज किया जाता है, ग्लास, पोर्सिलिन में, टूथ पाउडर में, और मेटल की जो पॉलिश बनती है ना, पॉलिश, उसमें भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, चल नाउ वी कम टू द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फंगाई भी बोलता है, फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगी। अब ये भी प्लांट के जैसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होगा वो एल्गी होगा, जिसमें नहीं होगा वो फंगी होगा। ठीक है, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, ईस्ट, मशरूम, माइल्ड्यूज एंड पेरिसिलियम आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे राइजोपस हो गया, मशरूम्स हो गए, ईस्ट हो गया, ये सब आपके फंगी के या फंगाई के एग्जांपल्स होते हैं। They are found in almost every habitat where organic material is available. जहाँ भी ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होगा, ये वहां आपको आसानी से मिल जाएंगे। They do not require light for photosynthesis, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं हो सकता, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या देखिए इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इनको लाइट की जरूरत नहीं है। They grow in light as well as in dark. तो इनकी ग्रोथ कहाँ, अगर लाइट है तो भी हो जाएगी, और अगर डार्कनेस है, अंधेरा है, तो भी इनकी ग्रोथ हो जाती है। They flourish well in moist, कहाँ ज्यादा अच्छे से ये ग्रो करते हैं, जहां मॉइस्टनेस होगी, डार्क होता है, वार्म कंडीशंस होती है, वहां ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी। दे आर आल्सो फाउंड इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि अब इनको वार्मनेस ही चाहिए, फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चल दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये भी आपके मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर फंगी आर कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क्स ऑफ लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स कॉल्ड हाइफे। जो मल्टीसेलुलर फंगी होता है, ये किसके बने हुए स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी हॉलो ट्यूब्स के एक नेटवर्क से बने होते हैं, जिनको आप हाइफे बोलते हो। हाइफे ऑफन एग्रीगेट इन अ डेंस नेटवर्क नोन एज माइसीलियम। ठीक है, और हाइफे कहाँ होते हैं आपके, जहाँ काफी डेंस नेटवर्क पे एक तरीके से बना लेते हैं, बहुत सारे हाइफे जब जुड़कर क्या कर लेता है, एक नेटवर्क बना लेते हैं, उसको आप क्या बोलने लगते हो, माइसीलियम बोलने लगते हो। ठीक है, अब कुछ हार्मफुल फंगी है। ठीक है, सम फंगी कॉज डिजीज टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड men. Some diseases caused in men are itching of skin, athlete's foot and ringworm. ठीक है, अब कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पे काफी हार्मफुल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है इचिंग ऑफ स्किन, एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म। ठीक है, अब कुछ फंगी होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, कैसे, बाय कॉजिंग प्लांट डिजीजेस लाइक रस्ट इज सीरियस लाइक वीट। ठीक है, क्या करता है, कुछ प्लांट डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं कुछ फंगी, जैसे कि रस्ट क्या होता है, ये यूजुअली सीरियस में होता है, यानी कि जो अनाज होता है लाइक वीट वगैरह, उसमें हो जाता है रस्ट। स्मट भी एक आपकी डिजीज होती है, ये किसमें हो सकती है, वीट, बार्ले, मेज में, और फिर ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक्सेट्रा, ये सब आपकी डिजीजेस है, प्लांट डिजीजेस है, जो इसके फंगी की वजह से होती है। फूड ग्रेन्स आर आल्सो स्पॉइल्ड ड्यू टू द फंगस इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अगर आप फूड ग्रेन को अच्छे से स्टोर नहीं करते हो, तो उनमें भी फंगस लग सकता है और वो उनको स्पॉइल कर सकता है। Some fungi are responsible for destruction of useful goods such as leather, cloth, paper, camera lens, shoes, wooden material, films, etc. ठीक है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स है, यूजफुल मटेरियल्स है, जिनके डिस्ट्रक्शन यानी कि ये भी खराब करे जा सकता है अगर इनके ऊपर फंगस लग जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं यूजफुल फंगी पे। यूजफुल फंगी क्या है, सच एज मॉर्शला एंड मशरूम, अगरकाइस एक्सेट्रा, मोस्ट कॉमन एडिबल फंगाई। सी, ये आपके जो मैंने आपको नाम बताए, मॉर्शला और आपका मशरूम वगैरह, ये कुछ आपके एडिबल फंगाई हैं, यानी कि आप इनको खा भी सकते हो, है ना, मशरूम खाते हैं। ईस्ट सेल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ वेरियस विटामिन। ईस्ट के जो सेल्स होते हैं,
ये क्या बहुत सारे विटामिन, यूजफुल विटामिन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। विटामिन बी इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश ईस्ट सेल। बिल्कुल, अगर फ्रेश ईस्ट सेल होते हैं वो क्या देते हैं आपको, विटामिन बी उनसे मिलता है। सम ईस्ट सेल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। कुछ ईस्ट सेल्स से आपको प्रोटीन अच्छा मिलता है। ईस्ट सेल्स आर यूज्ड इन मेकिंग इडली। कहाँ यूज किए जाते हैं ईस्ट सेल? इडली बनाने में, ढोकला, डोसा, एंड इन बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड्स एंड केक्स फ्रॉम व्हीट फ्लावर। तो आप इनसे बेकरी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, और कुछ आपके जो फर्मेंट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स है उनको भी ईस्ट सेल्स की हेल्प से बनाया जाता है। और ईस्ट एक तरीके का क्या है, आपका फंगी होता है। ठीक है, दे आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस अल्कोहल ऑन कमर्शियल स्केल इन अल्कोहल इंडस्ट्री। उसके अलावा क्या, इनको कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करने में यूज किया जाता है। जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करा जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है बाय यूजिंग ईस्ट सेल, और फिर क्या बनाई जाती है, उससे अल्कोहल बनाई जाती है। A few species of Paracelsium aspergillus are used in ripening of cheese and also play a part a characteristic flavor. अब कुछ स्पीशीज है जैसे कि पैरासीलियम की, एस्परगिलस की, इनको कहाँ यूज किया जाता है, चीज की राइपनिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी उसके अंदर आता है। Aspergillus is used for producing large quantities of citric acid used in soft drink industry. सॉफ्ट ड्रिंक जो इंडस्ट्रीज बनाती है, ठीक है, वहां पे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए एस्परगिलस आपका जो आपका फंगी होता है वो काफी बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। सम वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी इसकी हेल्प से बनाई जाती है, जैसे कि पेनिसिलिन, ये भी आपकी कहाँ से बनाई जाती है, फंगी से बनाई जाती है। नाउ वी कम टू प्रोटोजोआ। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉमनली शो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, एनिमल्स की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉरी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लास्मोडियम, ट्राइपोसोमा, ग्लारिडिया, कॉडोसिगा, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स है किसके, प्रोटोजोआ के। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी एक्वेटिक, ये आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं यानी कि पानी के अंदर रहेंगे, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर के अंदर, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं, और आपके पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, दे आर कलरलेस ऑर्गेनिज्म विद वेरिड फॉर्म्स। ठीक है, कलरलेस होते हैं यानी कि कोई कलर नहीं होता है, और फॉर्म्स बहुत सारी मिल जाएंगी, स्फेरिकल, ओवल, बेल शेप, स्पिंडल शेप, स्लिपर लाइक, इररेगुलर और सिमेट्रिकल, हर तरीके की शेप आपको मिल जाएगी। दे मूव विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक सीडोपोडिया। किसकी हेल्प से, इनके फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको आप सीडोपोडिया बोलते हो, इनकी हेल्प से प्रोटोजोआ आपके मूव करते हैं। विप लाइक फ्लैजिला, या फिर हो सकता है इनके पास विप की जैसे क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जो कि काफी, और शॉर्ट एंड हेयरी सीलिया, या फिर क्या छोटे छोटे से घेर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको आप सीलिया बोलते हो। ये सब चीजों की हेल्प से आपके जो प्रोटोजोआ होता है वो मूवमेंट करते हैं। हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन से हैं? सेवरल प्रोटोजोआ कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन और अदर एनिमल। काफी सारे ऐसे प्रोटोजोआ है जो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, अमीबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, लेशमानियासिस जिसको आप काला अजहर बोलते हो, मलेरिया, डेंगू, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो किसके, आपके हार्मफुल प्रोटोजोआ के थ्रू हो सकती है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू यूजफुल प्रोटोजोआ। सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिक्विड एक्वेटिक फूड चेन। अब कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, किसी के साथ सिम्बायोसिस में नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, एक्वेटिक फूड चेन में एक अच्छा लिंक ये इनका होता है। दे फीड ऑन एल्गे, ये क्या एल्गे के ऊपर फीड करते हैं, एंड इन टर्न ईटन बाय बिगर एनिमल्स, और इनको कौन खा जाता है, बड़े बड़े वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये एक्वेटिक फूड चेन बनाने में हेल्प करते हैं। चलो, प्रोटोजोआ हेल्प कंसिडरेबली इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। वेस्ट और सीवेज के ट्रीटमेंट में इनको यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में एज अ रिसर्च मटेरियल भी यूज किया जाता है। नाउ वी कम टू वायरसेस। दे आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। जितने भी सेल आप लोग जानते हो बच्चों, उनमें से सबसे ज्यादा अगर छोटे कोई सेल होते हैं वो आपके वायरस होते हैं। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर 50 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, बैक्टीरिया से 50 टाइम्स यानी कि 50 गुना और छोटे होते हैं, यानी कि आप इनको कोई एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप की हैसियत भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हिच मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट टू मोर देन 2 लाख टाइम्स। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं इनको देखने के लिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम्स तक क्या कर देता है, जूम कर देता है, मैग्नीफाइड कर देता है।
उसी को यूज किया जाता है वायरसेस को देखने के लिए। दे आर ऑन द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग बीच के जो बाउंड्री होती है ना, उनके बीच में ये रहते हैं। वायरसेस इन्फेक्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है उसको आप क्या बोलते हो? बैक्टीरियोफेज बोलते हो। स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी। ठीक है, वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी बोला जाता है, बायोलॉजी नहीं, वायरोलॉजी। ओके, मोस्ट बायोलॉजिस्ट कंसिडर देम नॉन लिविंग। बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट कौन होंगे? वो साइंटिस्ट जो वायरसेस की स्टडी करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वायरोलॉजिस्ट हैं जो इनको नॉन लिविंग मानते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट मीट ऑल द क्राइटेरिया ऑफ द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ लाइफ। क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल सेम नहीं है जो जरूरी होता है किसी एक को लिविंग मानने के लिए। ठीक है ना, तो इनके अंदर कुछ नॉन लिविंग ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से कुछ साइंटिस्ट इनको क्या मानते हैं? नॉन लिविंग मानते हैं। लेकिन बट वायरसेस बिकम लिविंग व्हेन दे एंटर इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, ये बच्चों क्या हो जाते हैं? लिविंग क्रिएचर्स बन जाते हैं। ओके, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड मेटाबॉलिजिंग। क्या हो जाता है? रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी कि इनके भी नंबर्स बढ़ने लगते हैं। The body in which they enter is called the host and they also possess a genetic material DNA और RNA। जिस भी बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं उसको आप होस्ट बोलते हो। और इनके अंदर भी जैसे हम लोगों का DNA RNA होता है, ऐसे इनके वायरसेस के अंदर भी ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जेनेटिक मटीरियल होता है अपना। ओके, सो वायरसेस आर कंसीडर्ड ऑन द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसलिए को कहा जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री वाले हैं स्ट्रक्चर्स। लेकिन वैसे तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे किसी लिविंग के अंदर एंटर करेंगे तो लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हार्मफुल वायरसेस। अब कुछ आपके हार्मफुल वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वायरसेस कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सभी में ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मीजल्स, पोलियो, स्मॉलपॉक्स, एड्स, रेबीज आर सम वायरल डिजीजेस कॉज्ड इन ह्यूमन। आपको कॉमन कोल्ड, मम्प, मीजल, एड्स, स्मॉलपॉक्स, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के थ्रू होती है इन ह्यूमन बींग्स। ओके, फुट एंड माउथ डिजीजेस, FFDV इन्फेक्ट्स कैटल, फुट एंड माउथ। ठीक है, कैटल के जो फुट और माउथ को इफेक्ट करने वाली जो वायरसेस होते हैं वो यहाँ पे क्या फुट एंड माउथ डिजीजेस कॉज करते हैं। इन प्लांट्स मोजाइक डिजीजेस ऑफ लेडी फिंगर, कैबेज, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, प्लांट्स में मोजाइक डिजीजेस हो जाती है, किसमें? लेडी फिंगर, कैबेज, मस्टर्ड, इस सब में। TMV, ओके, TMV इन्फेक्ट्स टोबैको प्लांट्स। TMV नाम का वायरस जो होता है वो टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। अब आता है यूजफुल वायरस पे। वायरसेस आर रिपोर्टेड टू द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर या सेलुलर बायोलॉजी के स्टडी के लिए वायरसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। They provide simple system that can be used to manipulate and investigate the function of cell or to study the genetic। ठीक है, ये क्या करता है? कुछ सिंपल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसको आप यूज करते हो क्या करने के लिए? मैनिपुलेट करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या? जो सेल के फंक्शंस होते हैं, जेनेटिक की जो स्टडी होती है, उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। वायरोथेरेपी, यानी कि ऐसी थेरेपी जो वायरसेस के हेल्प से होती है उसको वायरोथेरेपी बोलते हैं। They shows promising use in the treatment of cancer and gene therapy। तो वायरोथेरेपी को क्यों यूज किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या फिर आपकी जीन थेरेपी के लिए भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The microorganisms which cause diseases are known as pathogens or germs। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स अभी आपने सारे पढ़ लिए, लेकिन आपने देखे सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उनको पैथोजेंस या जर्म्स बोला जाता है। पैथोजेंस कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन। पैथोजेंस क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बीमारियां बनाते हैं। मैन यानी कि हमारे अंदर भी बनाते हैं। ओके, they cause diseases by getting inside and damaging the cells of the organism or affected it with the chemical substance which they produce। ये कैसे डिजीज कॉज करते हैं? पहले किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेंगे, फिर उसके सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। सेल्स को कैसे इफेक्ट करेंगे? एक केमिकल सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, इसी से हमारे जो सेल्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स पे इफेक्ट आने लगता है। ओके, पैथोजेंस आर आल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज दे कॉज। ठीक है, पैथोजेंस क्या? आपकी जिस भी बीमारी को ये कॉज करते हैं उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनको बोला जाता है। दे कैन बी सेड टू बी पैरासिटिक, इनको आप पैरासिटिक भी बोल सकते हो, बिकॉज दे लिव एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज देयर होस्ट।
पैरासिटिक क्यों बोला जाता है? वो अच्छी चीज, वो यूजफुल प्रोडक्ट जो इनके होस्ट ने खोदी, उसके एक्सप्रेस में ये लोग वहां पे उसकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। यानी कि क्या, जिसकी भी बॉडी के अंदर रहेगी उसकी बॉडी के न्यूट्रस को ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो जिस भी होस्ट की तो जो न्यूट्रस थे वो लॉस हो गए, और उसको किसने यूज कर लिया? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो उस होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा था। ठीक है, चल। ऑल वायरसेस आर पैथोजेनिक, सभी वायरसेस पैथोजेनिक होता है बिकॉज दे एंटर सेल, ये सेल के अंदर एंटर करते हैं एंड कॉज एडवर्स इफेक्ट। ओके, कुछ वर्स्ट डिजीजेस है मैन के अंदर जो वायरल होती है। ठीक है, और जो वायरल डिजीजेस होती है वो हमेशा वायरस के थ्रू कॉज होती है। ठीक, द कोरोना वायरस इज अ न्यूली डेडली वायरस व्हिच कॉज एन इलनेस कॉल्ड कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस एक काफी डेडली यानी कि जानलेवा आपका वायरस है जिससे एक नई बीमारी कॉज करी जिसका नाम है कोविड-19। Scientists have had to work hard to discover exactly how this deadly disease spread. साइंटिस्ट से सूरज बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड यानी काफी मेहनत करी ये पता करने के लिए कि एग्जैक्टली ये जो वायरस है किस लेवल पर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कितनी जानलेवा इसके थ्रू होने वाली बीमारी हो सकती है। ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है ये? एयर के थ्रू, क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर आप किसी के आ जाते हो, ठीक है, उससे ये हो सकता है। देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ इंजीनियस वेज दैट पीपल around the world learn to deal with pandemic like hand sanitizing, social distancing, wearing masks to cover mouth and nose and foot shakes instead of handshake। ठीक है, इस बीमारी से बचने के लिए पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी। ठीक है, जिससे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे किसी सामने वाले पर्सन के ना आए, जैसे कि आपको बता रहे हैं क्या, हैंड सैनिटाइज करना, ठीक है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, माउथ और नोज सो दैट प्रॉपर्ली कवर्ड हो सके। उसके बाद फुट शेक करना, हैंडशेक की जगह फुट शेक करना। ठीक है, now next we come to why microorganisms are so powerful pathogens। अब क्वेश्चन ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने पावरफुल पैथोजेंस कैसे होते हैं, क्या इनके पास ऐसे फीचर्स है जो इनको इतना पावरफुल बनाते हैं? ठीक, सबसे पहला है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनका साइज और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Being so small they can fit into a small space or spread out over a large area। क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो ये किसी भी छोटी सी जगह पर आसानी से फिट हो जाते हैं, और वही क्या होता है धीरे धीरे पूरे उस पे डिस्टेंस पे या पूरे एरिया पे स्प्रेड हो जाते हैं। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई रैपिडली, दे कैन प्रोड्यूस बिलियंस इन अ फ्यू आवर्स एंड कॉज इन्फेक्शन। क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत जल्दी अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये कुछ सेकेंड या कुछ घंटों के अंदर ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेम अपने जैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, और क्या बीमारी या कोई इलनेस कॉज कर देते हैं किसी होस्ट के अंदर। ठीक है, चलो। वेरिएबिलिटी, विद सच लार्ज पोटेंशियल पॉपुलेशन न्यू वेराइटीज कैन अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। क्योंकि इतने अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, सबके अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो उस हिसाब से इनके अंदर भी क्या आ जाती है, नई नई वेराइटीज इनके अंदर आ जाती है। फिर है आपका क्या, इनसाइडेंसेस दे कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। क्या ये आपको आसानी से या डायरेक्टली नहीं दिखते हैं। By reproducing and preparing them to spread, they can cause great damage to cells and internal organs of organism। क्योंकि बहुत आसानी से ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उनके सेल्स को, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को काफी हार्मफुली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दिखते नहीं आसानी से। चलो, Now we come to next heading, which is your food preservation। कि food को कैसे preserve किया जाता है। How do you stop food from getting spoiled? Food preservation is a process or method by which food items can be kept for long time without getting spoiled। आपको क्या पता है कि food preservation एक ऐसा process है जहाँ पे आप food को क्या कर सकते हो, खराब होने से, स्पॉइल होने से बचा सकते हो काफी लंबे समय के लिए। ठीक है, चलो। कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब कौन कौन से मेथड्स है फूड प्रिजर्वेशन के? नंबर 1 है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। क्या करना? ड्राइंग या डिहाइड्रेशन करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर कंटेंट्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन या ड्राइंग। इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। इससे क्या होता है, किसी भी फूड आइटम के अंदर जितना मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो ये सभी चीजें हैं जिनको इस मेथड के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। चलो, नेक्स्ट में कम टू मेथड फ्रीजिंग। इट मींस लो टेम्परेचर एंड रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या करना है इसमें आपको, जो टेम्परेचर है उसको काफी लो कर देना है, कम कर देना है, सो दैट माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोबियल ग्रोथ उनका अपने आप ही खत्म हो जाए।
ठीक है, द फूड मटेरियल्स आर फ्रोजन और मेड कोल्ड मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फूड आइटम्स को क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पर रख के। द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इज आल्सो इनहिबिटेड एट सच अ लो टेम्परेचर। एंजाइम्स जो होते हैं सारे के सारे इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है इतने लो टेम्परेचर पर। ठीक है, next we come to salting. Salt in high concentration varying from 15% to 18% is added to the food to be preserved. Salt अगर बहुत ज्यादा कंटेंट में कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाता है अराउंड 15% से 18% तक किसी फूड आइटम के अंदर, ठीक है, तो वो प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। ठीक है, द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ड्रेन आउट फ्रॉम द फूड मटीरियल। क्या होता है इससे, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट का वो ड्रेन आउट हो जाता है फूड मटीरियल से। The cell of microorganism also lose moisture at that time. माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो सेल होता है वो भी क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को लूज कर देते हैं और वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। This method is commonly used in our home in making pickles of tamarind. ये मेथड क्या हमारे घर में यूज किया जाता है यूजुअली, ठीक है, क्या बनाने के लिए, टैमरिंड, ठीक है, उसका अचार बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए। बीन्स, रॉ मैंगोज, आंवला, लेमन, फिश एंड मीट, इन सभी को बनाने के लिए हमारे घर में कॉमनली ये वाला मेथड यूज किया जाता है और इससे प्रिजर्व किए जाते हैं फूड आइटम। Next is pickling. What is pickling? It is a method of preserving food by placing it in a substance that inhibits or kills bacteria and other microorganisms. ये क्या है, ये भी एक फूड प्रिजर्वेशन मेथड है जिसमें क्या आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फूड आइटम को एक ऐसी जगह पर रख दो जहां क्या हो जाता है, बैक्टीरिया अपने आप किल्स होने लगते हैं, ठीक है, या कोई भी बाकी ऑर्गेनिजम्स भी। टिपिकल पिकलिंग एजेंट्स इंक्लूड, जो कुछ आपके पास पिकलिंग एजेंट्स है, जैसे कि आपका ब्राइन। ब्राइन में क्या होता है, काफी ज्यादा सॉल्ट होता है, विनेगर, एथेनॉल एंड वेजिटेबल ऑयल, स्पेशली ऑलिव ऑयल। तो ये कुछ आपके आइटम्स है जो आप एज अ पिकलिंग एजेंट यूज करते हो फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कैनिंग। इट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग फूड इन स्टरलाइज्ड टिन कंटेनर एंड बॉइलिंग द कंटेनर टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या किया जाता है, फूड को स्टरलाइज्ड टिन कंटेनर में स्टोर किया जाता है और फिर उस कंटेनर को बॉईल किया जाता है सो दैट उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया रह गए वो आसानी से मर जाए। नेक्स्ट इज बॉटलिंग। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। किसके लिए यूज किया जाता है, मेनली मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए। इट इन्वॉल्व्स पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या होता है इसमें, आपका मिल्क का पेस्चराइजेशन करा जाता है, यानी कि इट इज हीटेड टू और 70 डिग्री सेल्सियस। पहले इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और फिर सडनली कूल कर दिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट किल्स मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बिल्कुल खत्म हो जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फ्लेवर। और फ्लेवर का कोई इफेक्ट, मतलब मिल्क का जो अपना फ्लेवर है उसको कोई इफेक्ट नहीं आता, वो एज इट इज रहेगा टेस्ट में और उसके अंदर जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये सभी फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स को यूज कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट से या उनको क्या करने से, इफेक्ट करने से, फूड आइटम्स को स्पॉइल करने से। ठीक है, चलो सर, so this all for the chapter is completed. I hope you liked it all. Thank you everyone.